हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल डी के कॉम्पिटिटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं सीटेट के पहले सेट की, जिसका पहला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों को प्राथमिक जो स्तर है उसमें एक शिक्षक में कौन सी महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। उसमें ऑप्शन दिया है धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन बी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए। नंबर 3 अतिमानक भाषा में पढ़ाने की में दक्षता होनी चाहिए। नंबर 4 ऑप्शन है डी पढ़ाने की उत्सुकता। नंबर 1 ऑप्शन ए सही रहेगा, धैर्य और दृढ़ता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता कि इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। और ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन नंबर बी है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। नंबर 3 कह रहा है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। नंबर 4 कह रहा है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत कर देनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा बेटर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या का हल करना चाहिए। आप उसका सारांश देखते हैं। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। अगर इस स्थिति में छात्रों पर किसी भी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता है तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए या शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कह रहा है क्वेश्चन कि वह बच्चा की वह अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चा पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन करने लगता है। वह बच्चे की अवस्था होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष के बाद का बच्चा होने के बाद वह अपना तार्किक चिंतन कर सकता है और वस्तुओं को समझने के लिए योग्य हो जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और नंबर 4 है डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसमें सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है, यानी जो मन के अंदर क्वेश्चन कह रहा है जो मन के अंदर जो मानचित्रण हमारे बनता है उससे क्या संबंधित है, किस ऑप्शन से संबंधित है। आप देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से है। ऑप्शन नंबर बी है मन का चित्र बनाने में है। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। ऑप्शन नंबर डी है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ये कह रहा है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। ऑप्शन नंबर बी है सरल और रोचक पुस्तकों का प्रयोग करना है। ऑप्शन नंबर सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना है। ऑप्शन डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे ज्यादा अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों की सृजनात्मक का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है।
पोषण कराना है। और ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध लक्ष्यों पर बल देना है। ऑप्शन नंबर सी परीक्षा में अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना है। ऑप्शन नंबर डी है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 6 है जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कर सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में ही कह रहा था कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 12 वर्ष से बच्चा जब ऊपर हो जाता है वह तार्किक चिंतन करने के लिए युक्त होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन नंबर दिए हैं। ऑप्शन ई है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। ऑप्शन नंबर सी दिया है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं को अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया और शिक्षक की उस क्रिया को सुगम बनाया जाए। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी है सीखना लक्ष्यमुखी प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है अनाधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र है जहां अधिगम प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चों को सीखने के लिए स्कूल या विद्यालय ही शिक्षक अधिगम प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उसके लिए ऑप्शन देखते हैं कि माता पिता और मित्रों द्वारा उन्हें दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। नंबर 2 शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। नंबर 3 सांदिग्ध संगीत की आवश्यकता। नंबर 4 सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की जानी चाहिए। कह रहा है संबंध नहीं है सामाजिक अनुमोदन, तो ऑप्शन नंबर बी सही है होगा। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना ये सामाजिक नहीं, ये शारीरिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे का संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। नंबर 1 दिया विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नंबर 2 दिया है सभागार। नंबर 3 घर। नंबर 4 खेल का मैदान। तो सबसे जो कह रहा है संज्ञानात्मक यानी ज्ञान का विकास कहाँ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सबसे बेटर है विद्यालय और कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डॉट दिया है वो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचार कार्य, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी सही है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अप्रेरित शिक्षण अब सारांश देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अध्ययन संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुमानों तथा विशेषकर रुचियों का प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है
निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन दिए हैं। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। ऑप्शन सी है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। ऑप्शन डी है। वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने, तो यही लक्षण सही है। ऑप्शन नंबर डी सही ही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन सारांश देखते हैं। वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे समझ नहीं सकते, जिससे कि आगे के प्रश्नों को समस्या होगी। अतः रटना बुद्धि के लक्षण का अनुमान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय ये जीन पियाजे को जाता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी सृजन क्षमता रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है कि ऑप्शन ए है। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन बी है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 3 ऑप्शन सी है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन डी है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में ज़्यादा मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक को अपने विद्यालय की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस क्षेत्र में समृद्ध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा समाजशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कहते हैं सीखने की प्रक्रिया से अभिप्रेरणा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन बी। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन सी। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन डी। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। शिक्षण अभिप्रेरणा लिखाई पढ़ाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः प्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि विकास उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली ... की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं अगले ऑप्शन की मूल प्रक्रिया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पढ़ाई, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई की जाने की सेवा, ये भी गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति सिद्धांतों पर, गलत बात है। विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं के शिक्षण खेल पद्धति है विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में भी वह अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति की अनुक्रिया करता है। एक इससे संबंधित है। सीखने के प्रभाव नियम से, सीखने की प्रक्रिया या विवृत्ति नियम पर, सीखने के तत्परता नियम पर, सीखने की सदस्यता नियम पर। भैया ये ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में सीखने की सदस्यता नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है डॉट दिया, प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, यही सबसे ऑप्शन है। जो प्रतिभाशाली होने के लिए दूसरों के साथ झगड़ा करने का संकेत नहीं है। अगर प्रतिभाशाली होना है तो व्यक्ति की भी नवीनता होनी चाहिए, नई बातों को जानना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, सृजनात्मक विचार होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
ऑप्शन देखो देखते हैं। पहला है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो कह रहा है विशेष आवश्यकता वालों बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है सारांश देखते हैं। राष्ट्रीय पाठाचार्य रूपरेखा NCF 2005 में समावेशी शिक्षा की संतुष्ट की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य से विशेष की ओर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए दिया है कि प्रेरित संचेत होने चाहिए। शिक्षार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपलब्धि देना है। विद्यार्थी शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना की जाती है। सारांश ऑप्शन बी सही है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सह शिक्षक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि ये पठन विकार संबंधी होती है। जब पढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो उसे हम लोग डिस्लेक्सिया कहते हैं। जैसे कुछ वर्णों को साफ नहीं बोलना, उल्टे वर्णों को निकालना। कुछ ऑप्शन नंबर बी सही है, पठन विकार संबंधी है डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ से बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डट भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों को सिखाने के लिए माता पिता को अग्रमुखी भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बेटर है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया ए विचार किससे संबंधित है? ये ऑप्शन देखते हैं। ए निरंतरता का सिद्धांत से है, एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, अंतः संबंध से। यह विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, इसे ही निरंतरता यानी ऑप्शन ए सही निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? पालपाव ने, जीन पियाजे ने, वाइस्कोस्की ने, गेल्टार सिद्धांतवादी। ऑप्शन नंबर डी सही है। सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ अवस्था में, पूर्ण बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर। बच्चे जो हैं अपनी पूरी अवस्था अपने समवयस्क अवस्था में किशोरावस्था में चले जाते। ऑप्शन नंबर डी बेटर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी की तरफ चलते हैं बाल विकास की। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। इनकन द्वारा, स्किनर द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, कोलबर्ग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे द्वारा बताया गया है। और सारांश देखते हैं। बच्चों को बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं पहचान जीन पियाजे द्वारा की गई हैं। संवेदी कामक काल होता है 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रिया काल होता है 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रिया काल होता है 7 से 12 वर्ष होता है। औपचारिक संक्रिया काल होता है 12 से 18 वर्ष। आओ आज के लिए इतना ही इसमें